नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश, डिटेल चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा गया। सरकार और विपक्ष में बिल को लेकर आर पार। राज्यसभा में संविधान चर्चा के लिए दूसरे दिन जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया हमला। चुनी हुई सरकारें गिराने का लगाया आरोप। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चर्चा का समापन। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरे। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में रहा दबाव। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा तो निफ्टी 332 अंक टूटा। दिल्ली एनसीआर में फिर प्रदूषण की मार। कई इलाकों में AQI 400 के पार। ग्रैप 4 फिर हुआ लागू। 5वीं तक स्कूलों में होगी हाइब्रिड मोड में पढ़ाई। कनाडा की सियासत में उथल पुथल। उप प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद पीएम ट्रूडो पर भी बड़ा दबाव। पार्टी के सांसदों और सहयोगी दल ने मांगा इस्तीफा। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया फॉलो ऑन बचाने में कामयाब। जडेजा की जोरदार पारी। आकाशदीप और बुमराह ने डटकर की बैटिंग। तो एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया जा चुका है और संयुक्त संसदीय समिति में भी इसे भेजा जा चुका है। इससे पहले बिल को पेश करने को लेकर वोटिंग हुई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब बिल पेश करने का मोशन रखा तो विपक्षी सदस्यों ने इसे संविधान के बुनियादी ढांचे और संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध किया। बाद में नई संसद में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए मत विभाजन किया गया। बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। एनसीपी की सुप्रिया सुले ने बिल को राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण बताया। वहीं शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काम करने की बजाय सरकार ऐसे बिल के जरिए संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एक बार में चुनाव कराकर पैसे बचाने का तर्क बिल्कुल निराधार है। प्रियंका गांधी ने भी इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. कुछ नहीं बचा है आपके पास। अध्यक्ष जी, सदन को थोड़ा सा सिस्टम में लाएं। अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी इस नीयत को वापस लो। ये अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। We object to this. Why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आजादी के बाद से चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभाओं के 400 से ज्यादा चुनाव करा चुका है। नए बिल से प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही चुनाव संबंधी खर्च में भी कमी आएगी। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग आई है। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर HLC गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, इस बिल की खास बातें क्या हैं और अब जेपीसी में जाने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी?
वाकई जिस बिल को लेकर काफी ज्यादा विरोध पहले से ही हो रहा था, विपक्षी पार्टियां अपने तेवर कड़े की हुई थी, उस बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। जी हां, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाएं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, उसको एक साथ कराए जाएं। उससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन बिल यहां पर पेश किया गया है। चूंकि इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए संविधान संशोधन 129वां संविधान संशोधन बिल है जिसको यहां पे पेश किया गया। अब पेश करने के साथ ही सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजेगी। जेपीसी में सभी दलों के, जिन दलों के सांसद जितनी संख्या में हो, उनके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व होता है उस कमेटी में, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद होते हैं। हालांकि सांसद कौन होंगे, किस पार्टी के कितने होंगे, इसको लेकर लोकसभा स्पीकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से उनके नाम मांगेंगे और उसके बाद फिर ये नोटिफाई किया जाएगा अगले 2 से 3 दिन में कि जेपीसी के मेंबर कौन कौन से होंगे, उनकी शर्तें क्या होंगी, कब तक जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। और जेपीसी के गठन के बाद जेपीसी की बैठकें होंगी, बैठकों में सभी दलों से सलाह मशविरा किया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे और फिर जेपीसी के में देखा जाए कि किन किन के सुझाव को माना जा रहा है। अगर सुझाव को मानते हुए सरकार उस सुझाव को बिल में लाना चाहती है तो फिर से उस बिल में संशोधन सरकार लाएगी कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद, और बिल में संशोधन लाने के बाद वो चूंकि संविधान संशोधन बिल है तो लोकसभा से पहले 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा, फिर राज्यसभा से पारित करना पड़ेगा, और इससे चूंकि राज्यों का भी लेना देना है तो आधे से ज्यादा राज्यों से भी इसको मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक प्रक्रिया लंबी जरूर है, लेकिन इसके साथ ही इस प्रक्रिया की शुरुआत जरूर हो गई है। तो क्या है वन नेशन वन इलेक्शन बिल में और इसका भविष्य की राजनीति से क्या है लेना देना? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट का पूरा अपडेट। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 1064 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 332 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी दबाव देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं, आज बड़ी गिरावट का दिन रहा और किन सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली? तो आज जैसे कि इस तरीके का हमने बाजार का मूवमेंट देखा है, डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट तो नहीं रहा है। अगर निफ्टी की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो केवल एक ही शेयर था जो हरे निशान पे बंद है, लेकिन लूजिंग पॉकेट अब देख लेते हैं कि लूजिंग गिरने वाले शेयर्स कौन से थे। श्रीराम फाइनेंस में 5% का डाउनसाइड, ग्रासीम में 3.25%, हीरो मोटोकॉर्प 3% और साथ ही साथ भारती एयरटेल में भी 3% का एक डाउनसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया है। मिड कैप की गेनिंग साइड की बात करी जाए तो मैज़गॉन डॉक में हमें 6.25%, सूजलॉन में 5%, ओबरॉय में भी 3% और हेल्थ केयर में करीबन 2% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में कमिंस में 4.25%, एल&टी फाइनेंस 4%, ऑयल इंडिया में भी करीब 4% और बंधन बैंक में भी करीबन 4% की गिरावट देखी गई है। अब देखते हैं कि मेटल्स में कौन से गिरने वाले शेयर रहे हैं। जेएसपीएल में 3.25%, जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.25%, हिंडाल्को 2.25% और साथ ही साथ एनएमडीसी में हमें 2.5% का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अब खबर बैक पॉलिटिक्स की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज नए बैग के साथ संसद भवन पहुंची। उनके बैग पर बांग्लादेश को लेकर संदेश लिखा हुआ था। मैसेज में लिखा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। इससे पहले आपको बता दें, प्रियंका गांधी कल जो हैंडबैग लेकर संसद में पहुंची थी, उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा था। प्रियंका गांधी की बैक पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रियंका की बैक पॉलिटिक्स पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। जो अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटीज पे, जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, बांग्लादेश के ईसाई हैं, उसके बारे में कुछ करें, बात करें बांग्लादेश की सरकार के साथ, अत्याचार बंद कराएं।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को राहत मिल सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक फूड डिलीवरी पर जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं। इसके साथ ही ईवीज, यूज्ड और छोटी गाड़ियों पर भी जीएसटी बढ़ सकता है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ चुके हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या सस्ता और क्या महंगा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इसमें इंपॉर्टेंट सबसे यही है कि जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, वहाँ से अगर आप खाना मंगाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस चार्जेज है वहाँ पर अब आपको जो है पहले जो 18% जीएसटी देना पड़ता था वहाँ 5% देना पड़ेगा। तो एक कुल मिलाकर खाना पीना सस्ता हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप महंगे होटल के अंदर बने हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहाँ पर पहले आपको 18% जीएसटी देना पड़ता था। अब लेकिन वहाँ पर होटल को ये विकल्प दिया जा सकता है कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना अगर खाते हैं तो वहाँ पर 5% विदाउट आईटीसी, यानी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन 5% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। तो ये दो खबरें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आम लोगों के लिए जो खाने पीने के शौकीन हैं। तीसरी खबर यह है कि जो पुरानी कार, यूज्ड कार होती थी, उसको बेचना महंगा हो जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। पहले 12% जीएसटी चुकानी पड़ती थी, अब 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। और ये ईवीज़ के साथ भी लागू होगा, क्योंकि ईवीज़ को अगर रीसेल में आप बेचते हैं तो वहाँ पर भी आपको 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। हालांकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी, डीजल की गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर पहले भी रीसेल करने पर, उसको दोबारा बेचने पर 18% जीएसटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब जो छोटी गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनको भी अगर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 12% के बजाय 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और ग्रो की खास पहल ग्रोथ कोड की। ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इनसाइट और स्ट्रैटेजीज को समझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है, जिससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिल सके। आज आपको मार्केट के डायनामिक समझाएंगे, जैसे कि थीटा डिके। समय बहुत मूल्यवान होता है, खासकर ट्रेडिंग में। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट डायनामिक्स जैसे कि थीटा डिके को समझना बेहद जरूरी है। थीटा डिके ये दर्शाता है कि समय के साथ ऑप्शंस का प्रीमियम किस तरह घटता है। इसे इस तरह से समझिए जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। हर दिन भले ही मार्केट का प्रदर्शन कैसा भी हो, आपके ऑप्शंस की वैल्यू का एक हिस्सा समय के साथ नेचुरली कम हो जाता है। यहीं आता है असली खेल। अगर स्टॉक की कीमत स्थिर रहती है तब भी आपके ऑप्शंस की वैल्यू घट सकती है। यही है थीटा का असर, जो ट्रेडिंग में आपके रिटर्न्स के खिलाफ काम करता है। कामयाब ट्रेडर्स इस गतिशीलता को समझते हैं और टाइम डिके को ध्यान में रखकर सही रणनीति चुनते हैं। थीटा का फायदा उठाने के लिए स्प्रेड्स या ऑप्शन बेचने जैसी रणनीतियां अपनाकर आप टाइम डिके को अपने पक्ष में कर सकते हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर फ्रांस से, जहां के मायोट द्वीप में भयंकर तूफान चिडो ने तबाही मचा रखी है। ये 100 सालों में आया सबसे भीषण तूफान है। चिडो की वजह से 226 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर फ्रांस में तूफान की तबाही से हुए मौत पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि संकट की इस घड़ी में भारत फ्रांस के साथ एकजुटता से खड़ा है। साथ ही फ्रांस को हर संभव मदद देने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं। चौथे दिन के खेल की समाप्ति पर आकाशदीप 27 रन, जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फॉलो ऑन बचाने में रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 77 रनों की जुझारू पारी खेली। जडेजा के आउट होने के बाद भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन बाकी थे, जबकि 9 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद बुमराह और आकाशदीप ने डटकर बैटिंग की और टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया।
चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो ग्रो और सीएनबीसी आवास की खास पहल है। ये पहल आपको मार्केट को नेविगेट करने और उसके इनसाइट और स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है, जिससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिल सके। आज हम आपको समझाएंगे कि ओवरनाइट रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि ट्रेडर अपने सौदों को कैरी फॉरवर्ड कर अगले दिन के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कैरी किए गए सौदों में बड़ा ओवरनाइट रिस्क होता है। रात में हुई घटनाओं का अगले दिन बाजार में बड़ा असर दिख सकता है, अगले दिन बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को ओवरनाइट रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए ताकि वो चैन की नींद सो सकें। अब सवाल उठता है वो क्या करें। सबसे पहले एक ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेड स्प्रेड के जरिए ट्रेडिंग करना चाहिए। स्प्रेड आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। ऑप्शन में खरीदने और बेचने दोनों के सौदे रखना चाहिए। पोजीशन कम रखकर भी रिस्क थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। महाराष्ट्र रेरा ने करीब 11,000 प्रोजेक्ट्स को नोटिस भेजा है। 30 दिनों के अंदर कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। तो रेरा के इस एक्शन का घर खरीदारों पर क्या होगा असर, इसी पर होगी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।